हाय दोस्तों, अब काव्य पढ़ रहे थे। तो अब क्या है, हिंदी के अंतर्गत मुक्तक काव्य पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? मुक्तक काव्य। तो समझ लो, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो मुक्तक रचना में प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होता है। पहले तो इसकी विशेषता जो होती है, मुक्तक रचना में जो प्रत्येक पद होता है वो स्वतः अपने आप में पूर्ण होता है। इनकी रचना में कथा नहीं होती। दूसरी बात इसके अंतर्गत जो होती है, जो मुक्तक काव्य होते हैं, इनकी रचना में कथा नहीं होती। और प्रत्येक पद छंद पूर्व पद के प्रसंग से सदैव अछूता रहता है। तो छंद का जो पूर्व पद होता है उस प्रसंग से सदैव क्या रहता? अछूता रहता है। दोबारा समझ लो, तो मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो मुक्तक रचना से प्रत्येक पद, मुक्तक रचना में प्रत्येक पद स्वतः ही पूर्ण होता है। ठीक है, इसकी रचना में कथा नहीं होती है। प्रत्येक पद छंद व पूर्व पद से सदैव अछूता रहता है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं, जैसे सूरदास जी के, जिनने सूरदास जी की जो रचना है वो इसके अंतर्गत आती हैं। मीरा बाई की आती हैं रचना इसके अंतर्गत। गिरधर की कुंडलियां हैं, इस मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। अब दोबारा से आज रिवीजन करेंगे काव्य को, तो ध्यान से समझ ले। जैसे ये समझ दिया गया है, काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के भेद बताइए। तो समझे, तो रसयुक्त काव्य, जो रसयुक्त काव्य होता ना, उसे संज्ञा से विभूषित किया जाता अथवा इसको ऐसे कहते हैं, रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली ही काव्य है। जो रमणीय अर्थ को व्यक्त करती है उस शब्दावली को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, याद करें। जो कहानी उपन्यास को सुन करके, सीधी बात ये समझ लो, जिसको हम सुन करके आनंद की अनुभूति लेते हैं उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य को सुनकर और देखकर, यानी सुनकर और देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। इसमें दोनों बात, देखना और सुनना। जैसे हम कोई फिल्म वगैरह देख रहे हैं, उसकी अगर हम ऑडियो बंद कर दें, आवाज बंद कर दें और इस फिल्म को देखें या नाटक को देखें, तो हमें आनंद की अनुभूति होगी? नहीं होगी ना। तो हमें क्या कहा है? देखना भी चाहिए और सुनने में, यानी देखकर और सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम दृश्य काव्य कहेंगे। और जहां केवल सुनकर के ही पूरा आनंद मिल जाए उसे हम श्रव्य काव्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो प्रबंध काव्य विषय प्रधान एवं वर्णनीय होता है। प्रबंध काव्य क्या होता है? विषय प्रधान होता है और वर्णनीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रम रूपबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने के? खंड काव्य और महाकाव्य। तो खंड काव्य किसे कहते हैं? तो जिसमें जीवन की एक घटना का वर्णन होता है उसे हम खंड काव्य कहते हैं। जैसे कहानी, कोई कहानी सुनाए, नाटक, उपन्यास आदि। और अब पूछा जाए कि महाकाव्य किसे कहते हैं? जिसमें संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है, यानी संपूर्ण जीवन के बारे में बताया जाए उसे हम महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे रामचरितमानस है, महाभारत है, जिसको न्याय संहिता कहते हैं। ठीक है, ये महाकाव्य के। अगर क्वेश्चन आपसे बन जाए, ये बताइए खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताइए, तो हम क्या करेंगे? खंड काव्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खंड काव्य। और ज्यादा लिखेंगे महाकाव्य। तो समझ ले, जाके नंबर क्या हो? इसमें जीवन की एक घटना का वर्णन होता है, इसमें जीवन की एक घटना का वर्णन होता है। और इधर लिख लेंगे, इसमें संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है। इसमें यानी महाकाव्य का हो जाएगा संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है या चरित्र चित्रण होता है। अब इसमें अगर हम 2 नंबर लिखेंगे तो इसमें क्या हो? इसमें अगर रोल देंगे तो इसमें पात्रों की संख्या कम हो जाएगी, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है।
कम होती है। और इधर लिखेंगे तो इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि ये पूरे जीवन का चित्रण करने इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब तीसरा नंबर पे आएगा, जैसे जहां डाल दो, जैसे कहानी, उपन्यास आदि। और जालंग जैसे तीसरे नंबर पर डाल दो उदाहरण, जैसे रामचरितमानस, मानस, महाभारत, रामायण। तो इस प्रकार हम खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन तो ये आपको मैं बता चुका और आपको मुक्तक काव्य बताई दिया। तो ये काव्य आज यहीं खत्म करते हैं, आगे कल वीडियो लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।